Good morning, people. Welcome to the booster batch of CA Foundation. Myself, Kamlesh Khanwani, and I am going to take law for your CA Foundation. चलो स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। क्योंकि ये फर्स्ट सेशन है, लॉ क्या है 5 मिनट उसका जिस्ट लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपनी डिस्कशन से। देखो, लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सोसाइटी को गवर्न करते हैं और जो सोसाइटी को गवर्नमेंट बना के देती है। अब गवर्नमेंट लॉस कैसे बनाती है? तो वो गवर्नमेंट जो है लॉस को रिकॉर्ड करती है, कोड करती है, रिकॉर्ड डाउन करती है, जिन्हें बोलते हैं कोडेड या रिकॉर्डेड लॉस। उनको नाम दिया जाता है एक्ट्स। जैसे अगर हम अपने चैप्टर 1 का नाम देखें तो वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक रिकॉर्डेड लॉ है जो 1872 में इंट्रोड्यूस किया गया था, कैलेंडर ईयर 1872 में। अब उस समय इंडिया जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। तो एक बात तो तय है कि ये लॉ जो है वो ब्रिटिशर्स ने हमें फ्रेम करके दिया है। नो डाउट हमने उसे मॉडिफाई किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके पीछे आप जो वर्ड देख रहे हैं एक्ट, ये वर्ड एक्ट सिग्निफाई करता है कि ये एक रिकॉर्डेड लॉ है। अब कुछ लॉस के पीछे वर्ड लिखा रहता है कोड, जैसे इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो भाई एक्ट और कोड में फर्क क्या है? उसके पहले सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी तो यह है कि दोनों भी रिकॉर्डेड लॉज हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? क्यों कुछ रिकॉर्डेड लॉस के पीछे वर्ड एक्ट रहता है, क्यों कुछ रिकॉर्डेड लॉस के पीछे वर्ड कोड रहता है? इसका रीजन है, और वो रीजन ये है कि कोड जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे रिकॉर्डेड लॉज सेम सब्जेक्ट के ऊपर लिखे रहते हैं, उनको कंबाइन किया जाता है, कंबाइन करके वन कॉमन लॉ बनाया जाता है। जैसे सिविल रॉन्ग एक्टिविटी, अगर किसी के साथ कोई सिविल रॉन्ग एक्टिविटी हुई तो उसको लेकर अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग लॉस थे। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि कंसोलिडेटेड एक लॉ बनना चाहिए, तो उन्होंने हर अलग अलग लॉस को उठाया जो सिविल रॉन्ग एक्टिविटी को गवर्न करते थे और कंबाइन करके एक ही कॉमन लॉ बना दिया। सब लॉस को रिकॉर्ड करते हुए साथ में, कंबाइन करते हुए साथ में, कॉन्केटिनेट करते हुए, और इसीलिए उसका नाम दे दिया कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अभी आज की तारीख में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो आईबीसी भी एक ऐसा लॉ है जो अलग अलग इंसॉल्वेंसी लॉस को कंबाइन करके बनाया गया है, इसीलिए उसको नाम दे दिया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अगर स्पेसिफिकली ये इंसॉल्वेंसी के लिए लिखा जाता, गवर्नमेंट स्पेसिफिकली अगर ये लॉ लिखती, तो फिर भाई इसको नाम पीछे दिया जाता एक्ट। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट नाम के कॉन्सेप्ट को गवर्न करने के लिए पर्टिकुलरली लिखा गया था, तो उसको नाम दे दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये फर्क है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न क्या करता है? इसमें लिखा क्या हुआ है? एक तो सबसे पहले ये अप्लाई करता है ऑल ओवर इंडिया। पहले जम्मू एंड कश्मीर को अप्लाई नहीं करता था, बट विद द एबॉलिशमेंट ऑफ आर्टिकल 370 वो अभी हर जगह अप्लाई करता है। गवर्न क्या करता है? तो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज को गवर्न करता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि बेसिकली ये मर्केंटाइल लॉ है। मर्केंटाइल वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में दो बिजनेसमैन आपस में ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे? अगर वो ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उनके उस ट्रांजैक्शन को कौन से रूल्स गवर्न करेंगे, उसे ये लॉ गवर्न करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो बेसिकली एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो दो बिजनेसमैन आपस में एंटर इनटू करते हैं।
अगर मैं मर्केंटाइल लॉ पॉइंट ऑफ व्यू इसको समझाऊं तो कैसे मार्केट में दो बिजनेसमैन आपस में ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन से फॉर एग्जांपल ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड टेंडर करेंगे, उसको ये लॉ गवर्न करता है। आप आपस में दो पार्टीज प्रोमिसेस कैसे एक्सचेंज करोगे, अगर एक्सचेंज करते हो तो कैसे उसे लॉफुलनेस मिलेगी, कैसे आप अपनी प्रोमिसेस को लीगली एनफोर्स कर सकते हो, उसे ये लॉ गवर्न करता है और एक्सप्लेन करता है। अब इस लॉ में लिखा क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लिखा क्या हुआ है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, कौन से हम नहीं कर सकते, क्या ये लिखा हुआ है, या हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमारी सेट ऑफ प्रोमिसेस में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, ये लिखा हुआ है? तो आंसर है नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है। आप अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन, दो बिजनेसमैन अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन किन शर्तों पे एंटर इनटू करेंगे, किन टर्म्स एंड कंडीशंस स्टिपुलेशंस पे एंटर इनटू करेंगे, इसकी चॉइस उन्हें दी गई है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसका प्रिविटी, इसका फ्रीडम उन्हें देता है, बिजनेसमैन को देता है कि आप डिसाइड करो आप पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन आपस में किन शर्तों पे एंटर इनटू करोगे। फॉर एग्जांपल, एक ही बिजनेसमैन, एक ही दुकानदार एक ही चीज दो ग्राहकों को सेम रेट पे नहीं देता। रिटेल काउंटर पे जब हम चीजें खरीदने जाते हैं, कभी कभी हम इंसिडेंटली सेम चीजें खरीद लेते हैं, तो हम लोग कंपेयर करते हैं प्राइजेस, कभी कभी एक को महंगी दूसरे को थोड़ी सस्ती भी मिली हुई रहती है वो चीज। वो डिपेंड करता है हमारे बार्गेनिंग पावर के ऊपर, वी बीइंग द पार्टीज, बायर्स, हमारी बार्गेनिंग पावर के ऊपर। तो हम बिजनेसमैन या हम लोग, पीपल, मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट्स किन शर्तों पे एंटर इनटू करेंगे, ये हम पे डिपेंड करता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये नहीं बताता कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, वो तो ये बताता है कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपको जो बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए उस ट्रांजैक्शन को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करने के लिए, और आपका जरूरत पड़ने पे उस कॉन्ट्रैक्ट को सामने लेके ऊपर एनफोर्स करने के लिए। तो भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हमें प्रिंसिपल्स देता है, एलिमेंट्स देता है, फीचर्स देता है कॉन्ट्रैक्ट के। अगर हमारे ट्रांजैक्शन में, हमारे एग्रीमेंट में वो फीचर्स प्रेजेंट है, तो हमारा ट्रांजैक्शन, हमारा एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। हम उसे सामने वाले के ऊपर और सामने वाला हमारे ऊपर कोर्ट के थ्रू एनफोर्स कर पाएगा, अगर नहीं तो फिर नहीं कर पाएगा। तो रादर देन किन शर्तों पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें टर्म्स एंड कंडीशंस, स्टिपुलेशंस, शर्तें नहीं देते हुए, उसका फ्रीडम हमें देते हुए, क्या क्या एलिमेंट्स, फीचर्स हमारे ट्रांजैक्शन में प्रेजेंट होने चाहिए, उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करने के लिए वो देता है। क्लियर है, सिंपल है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो भाई बोलता है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी है, उसे बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। लीगल एनफोर्सेबिलिटी के अलावा और जो स्पेसिफिक फीचर्स आगे हम डिस्कस करेंगे, अगर वो अप्लीकेबल हैं, तो फिर हम ऐसे एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे। लीगल एनफोर्सेबिलिटी को 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं, एग्रीमेंट क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, तो भाई फिर हमारे मन में सवाल आता है एग्रीमेंट क्या है। तो बोलता है एग्रीमेंट जो है, अगर आप देखोगे आपकी पीडीएफ में, पीपीटी में, बोलता है एग्रीमेंट जो है वो है एक प्रॉमिस या एक सेट ऑफ प्रोमिसेस। एन एग्रीमेंट इज नथिंग बट अ प्रॉमिस और ए सेट ऑफ प्रोमिसेस। अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट सेट ऑफ प्रोमिसेस है, तो भाई ये प्रॉमिस क्या है, अगला सवाल हमारे मन में आता है ये। तो फिर बोलता है प्रॉमिस जो है इट इज नथिंग बट एन ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस जो है वो ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस है। ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस को बोलेंगे प्रॉमिस, प्रॉमिस को बोलेंगे एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में जिसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी है उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल। अब अगर प्रॉमिस
ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, तो भाई ये ऑफर क्या है और ये एक्सेप्टेंस क्या है। देखो, ऑफर देना माने अपना इंटेंशन सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करना कि हम उसके लिए क्या करना चाहते हैं, कि हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। हम बहुत बार एग्जांपल लेते हैं कि क्लासरूम में आप फ्रेंड्स बैठे रहते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ पढ़ के थक जाते हो, तो सैटरडे संडे के दिन खास करके जब क्लासेस रहते हैं ज्यादा पीरियड के लिए, ज्यादा टाइम के लिए, तो उस दिन अगर आपको कभी जल्दी छुट्टी मिलती है तो आप बैठे बैठे क्लासरूम में प्रोग्राम बनाते हो। लेफ्ट वाला फ्रेंड राइट वाले को बोलता है मॉल चलेगा, ये ऑफर है ना। वो फ्रेंड जब उसको बोलता है हाँ भाई चलूंगा, तो वो उस फ्रेंड की एक्सेप्टेंस है। प्रॉमिस चलेगा, हाँ चलूंगा, तो देखो ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस से जनरेट होता है प्रॉमिस। इन प्रोमिसेस को बोलते हैं एग्रीमेंट। इन अदर वर्ड्स ऐसा भी बोला जा सकता है कि दो दोस्तों ने आपस में एग्रीमेंट किया मॉल जाने का। दे बोथ एग्रीड टू गो टू द मॉल और टू द मूवी फॉर एग्जांपल। अगर इस एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी डाल दें तो ऐसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर अचानक से, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि फ्रेंड को, जिस फ्रेंड ने एग्री किया कि हाँ मैं मॉल चलूंगा, अगर उसको ब्रेक में मालूम पड़े घर से फोन आ जाए कि भाई आज किधर जाना नहीं, क्लास खत्म करके सीधा घर आना, डैड घर बैठे हैं, संडे है और बहुत सीरियस हैं, तो ब्रेक के बाद वो दूसरे दोस्त को बोलता है ना कि भाई मॉल का प्रोग्राम कैंसिल, मॉल नहीं जाएंगे, घूमने नहीं जाएंगे, सीधा घर जाना है, मॉम को फोन आया है। तो देखो, एग्रीमेंट करने के बाद, प्रॉमिस देने के बाद, अब ये फ्रेंड पीछे हट रहा है। पहले बोला हाँ मॉल चलूंगा, बोलता है नहीं मॉल नहीं चलूंगा। तो देखो, ऐसे पीछे हटने के लिए, पीछे हटने पे क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है? अरे यार तेरी वजह से मैंने मॉल की टिकट्स बुक कर दी, उधर एक मूवी शो चलने वाला था उसकी टिकट्स बुक कर दी, अब मुझे वो पैसे भर के दे, तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया। नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये कमिटमेंट, ये प्रॉमिस, ये एग्रीमेंट जो दो दोस्तों ने किया था, ये काफी सोशल नेचर का है, लीगल नेचर का नहीं है। अगर इस एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी, लॉ का तड़का लगा दें, तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि ये सिर्फ हमारी सोशल प्रॉमिस, सोशल कमिटमेंट रिफ्लेक्ट करता है, मॉल वाला एग्जांपल, मॉल वाला एग्रीमेंट वाला एग्जांपल, तो भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें, इस एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। ऐसी एग्रीमेंट्स, ऐसी प्रॉमिस जो सामने वाले को कन्वे करने के बाद हम कोर्ट के थ्रू एनफोर्स कर सकते हैं, उसे बोलता है लीगली एनफोर्सेबल प्रोमिसेस, लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ उन्हें एक नया नाम दे दिया कॉन्ट्रैक्ट का, सिंपल, क्लियर है। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट तो एक एग्रीमेंट है एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब एग्रीमेंट क्या है? प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस। प्रॉमिस क्या है? ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। तो एक बात तो तय है, कॉन्ट्रैक्ट की कहानी ऑफर से शुरू होती है। इन द बिगिनिंग देयर इज एन ऑफर, if the offer receives an acceptance, it gets converted into promise or set of promises, also called agreements. If those agreements carry the legal enforceability का basic feature, it can be termed as contract, provided legal enforceability के basic feature के अलावा बाकी features भी उसमें present होने चाहिए। सिंपल, खत्म, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे। क्या फीचर्स हैं जो हमारे एग्रीमेंट में प्रेजेंट होने चाहिए लीगल एनफोर्सेबिलिटी के अलावा उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानने के लिए? तो बोलता है कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 पार्टीज, एक जो ऑफर देगा, दूसरा जो एक्सेप्टेंस देगा, सिंपल। अब ये 2 पार्टीज आपस में जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंसेस एक्सचेंज करेंगे, वो ऑफर और एक्सेप्टेंसेस प्रॉपर ऑफर और प्रॉपर एक्सेप्टेंसेस होनी चाहिए। अल्टीमेटली उनकी ऑफर और एक्सेप्टेंस में से जो एग्रीमेंट, सेट ऑफ प्रोमिसेस पिक्चर में आ रहा है, वो एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये प्रॉपर एग्रीमेंट मतलब क्या, प्रॉपर ऑफर मतलब क्या, प्रॉपर एक्सेप्टेंस मतलब क्या? तो भाई कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने के लिए एक बंदा दूसरे बंदे को जो ऑफर देगा, सामने वाला जो एक्सेप्टेंस देगा, वो ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे गए रूल्स के हिसाब से कम्युनिकेट की गई होनी चाहिए।
तो ही आपके दिए गए ऑफर को प्रॉपर ऑफर, सामने वाले के दिए गए एक्सेप्टेंस को प्रॉपर एक्सेप्टेंस मानेंगे और उसमें से जनरेट होने वाली प्रोमिसेस को प्रॉपर एग्रीमेंट मानेंगे। अब उस एग्रीमेंट में अगर ये स्क्रीन पे जो फीचर्स लिखे हैं वो प्रेजेंट है तो उसे फिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, सिंपल एज दैट। ए ने बी को कहा सोचता हूं मेरे पास कुछ गुड्स पड़े हैं, प्रोडक्ट जेड नाम का एक गुड्स पड़ा है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है मिस्टर बी वो आपके बड़े काम का है, सोचता हूं मैं आपको उसको सेल करने का ऑफर दूं। तो भाई ये वाली कम्युनिकेशन जो है वो ऑफर नहीं है। अगर ए बी को बोले कि मेरे पास प्रोडक्ट जेड है, उसके 12 फीचर्स हैं और ये प्रोडक्ट आपकी बड़ी यूटिलिटी का है, इसकी प्राइस 15,000 है, 15,000 में मैं आपको ऑफर दे रहा हूं उसको परचेज करने का, तो ऐसा वाला ऑफर, क्लियर ऑफर जिसमें ऑफरर ऑफरी के लिए क्या करना चाह रहा है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस काफी क्लियरली डिफाइन करके देता है, उसे बोलते हैं प्रॉपर ऑफर। अब अगर बी इस ऑफर के सामने ए को कहे ठीक है भाई मैं 15,000 में तुमसे प्रोडक्ट जेड परचेज करने को तैयार हूं, तो ये हो गया एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस। अगर बी कहे सोचता हूं, देखता हूं, घर पे पूछूंगा, फिर कम्युनिकेट करूंगा, परचेस करूंगा या नहीं, तो ऐसी वाली कम्युनिकेशन प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं मानी गई है। जिन शर्तों पे ऑफर आया, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ऑफर आया, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो ऐसी एक्सेप्टेंस को बोलता है प्रॉपर एक्सेप्टेंस। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉडिफाई करते हुए वापस कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले को, अगर आप ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस मॉडिफाई करते हुए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर रहे हो, तो भाई आप तो सामने वाले को उसका ऑफर वापस दे रहे हो, काउंटर ऑफर। क्योंकि ये बूस्टर बैच है, रिवीजन बैच है, आई प्रिज्यूम काउंटर ऑफर क्या है आप लोगों को पता है। आप तो सामने वाले का ऑफर उसे मॉडिफाई करके वापस दे रहे हो, काउंटर ऑफर दे रहे हो, उसे एक्सेप्टेंस नहीं काउंटर ऑफर बोलेंगे। तो भाई एक्सेप्टेंस को बेसिकली प्रॉपर तब बोला जाएगा जब वो एज इट इज एक्सेप्ट करे ऑफर को। जब आप उसे एज इट इज ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट करें तो आपकी ऐसी वाली एक्सेप्टेंस को बोलेंगे प्रॉपर एक्सेप्टेंस। सिंपल है, क्लियर है। अब आपकी ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस जो प्रोमिसेस जनरेट करेगी, वो प्रोमिसेस एक दूसरे का कंसीडरेशन फॉर्म करनी चाहिए। मेरी प्रॉमिस आपका कंसीडरेशन, आपकी प्रॉमिस मेरा कंसीडरेशन। ए ने बी को ऑफर दिया, वो प्रोडक्ट जेड देगा, बी ने ए को एक्सेप्टेंस दिया, बी ए से प्रोडक्ट जेड लेते हुए उसे 15,000 देगा। ए की प्रॉमिस वो प्रोडक्ट जेड देगा, बी की प्रॉमिस वो 15,000 देगा। तो भाई ऑफर और एक्सेप्टेंस में से जो आपकी प्रोमिसेस जनरेट हो रही हैं, एक तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, एक दूसरे का कंसीडरेशन फॉर्म करनी चाहिए, माने सामने वाली पार्टी का कंसीडरेशन बेनिफिट फॉर्म करनी चाहिए। अगला फीचर है लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रेजेंस ऑफ कंसीडरेशन एंड लॉफुलनेस ऑफ कंसीडरेशन। हम पहले प्रेजेंस ऑफ कंसीडरेशन की बात करते हैं। मेरे कॉन्ट्रैक्ट को, मेरे एग्रीमेंट को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बोलने के लिए मेरी ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस में से जो प्रोमिसेस जनरेट होनी चाहिए, वो प्रोमिसेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, एक दूसरे का कंसीडरेशन फॉर्म करनी चाहिए। ए ने बी को ऑफर दिया, वो उसे प्रोडक्ट जेड देगा, बी ने सामने एक्सेप्टेंस दिया कि वो प्रोडक्ट जेड लेते हुए 15,000 रुपए उस गुड्स की प्राइस पे करेगा। तो प्राइस जो बी ए को देंगे वो ए का बेनिफिट, ए का कंसीडरेशन, गुड्स जो ए बी को देंगे वो बी का बेनिफिट, बी का कंसीडरेशन। तो भाई मेरे ऑफर और एक्सेप्टेंस में से कंसीडरेशन जनरेट होनी चाहिए सबसे पहले। अच्छा, उस कंसीडरेशन, वो जो कंसीडरेशन जनरेट हो रही है वो लॉफुल भी होनी चाहिए। अगर ए और बी ऐसी कंसीडरेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसी कंसीडरेशन एक्सचेंज करने का ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक दूसरे को दे रहे हैं जो लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है, तो भाई उनका फिर वो ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सिर्फ कंसीडरेशन का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, उसका लॉफुल होना भी इक्वली जरूरी है। क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी को कहा चलो मिलकर चोरी करके आएंगे और चोरी करके जो चोरी का माल आएगा वो माल हम आपस में एक दूसरे में 50-50% डिवाइड करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। तो भाई मिलकर चोरी करेंगे, जो बेनिफिट्स आएंगे आपस में शेयर करेंगे। कंसीडरेशन तो है बट ये कंसीडरेशन लॉफुल नहीं है। अकॉर्डिंगली ये वाला अरेंजमेंट, एग्रीमेंट, सेट ऑफ प्रोमिसेस बिटवीन ए एंड बी के मिलकर चोरी करेंगे, पार्टनरशिप में चोरी का बिजनेस करेंगे, एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है। अच्छा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देने के पीछे आपका इंटेंशन
आप पार्टीज का इंटेंशन जो है आपस में कोई ना कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए। अगर आपकी ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंगली आपकी प्रोमिसेस आपके बीच में, दो पार्टीज के बीच में अगर कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकती, तो भाई फिर ऐसी प्रोमिसेस, ऐसी एग्रीमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मॉल पे चलने वाला एग्जांपल, शादी पे आने का जो न्योता आता है उसका एग्जांपल हमने लिया हुआ है। क्योंकि सामने वाला हमें न्योता देता है, इनविटेशन देता है, ऑफर देता है कि भाई मेरी शादी है, कार्ड है, आ जाना। हम उस समय एक्सेप्ट तो करते हैं, हाँ आएंगे, सब परिवार आएंगे, बट अल्टीमेटली अगर हम उसकी शादी मिस करते हैं बिकॉज ऑफ सम अदर प्रीऑक्यूपेशंस, तो क्या वो बंदा बाद में आके हमें बोल सकता है क्या तूने प्रॉमिस किया था, तू शादी पे आएगा, तू नहीं आया तो मैंने तेरे लिए 1200-1500 की प्लेट के हिसाब से अरेंजमेंट करके रखी थी, भर के दे। याद है एग्जाम्पल? नहीं कर सकता वो ऐसा। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी ऑफर और हमारी एक्सेप्टेंस में से जो प्रोमिसेस जनरेट हुई वो काफी सोशल नेचर की थी। उससे हमारे ऊपर एक सोशल ऑब्लिगेशन जनरेट हुआ कि भाई हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोशलाइज तो करना पड़ेगा, शादी पे तो जाना पड़ेगा, वरना हमारी शादी पे कोई नहीं आएगा, हमारे घर पे फंक्शन होगा तो कोई नहीं आएगा। तो यू हैव टू सोशलाइज। वो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो भाई सिर्फ वही ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंसेस, अकॉर्डिंगली वही सेट ऑफ प्रोमिसेस जो आपके बीच में और सामने वाले के बीच में कोई ना कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करेगी, डेटर क्रेडिटर का, बोरोवर मनी लेंडर का, बायर एंड सेलर का, सिर्फ उन्हीं प्रोमिसेस को अकॉर्डिंगली उन्हीं एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट करके ट्रीट किया जाएगा। बाकी प्रोमिसेस को तो सिर्फ एग्रीमेंट या प्रोमिसेस इतना ही ट्रीट किया जाएगा, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा। तो कल को हम किसी की शादी पे नहीं जाते हैं तो वो हमारे पर कोर्ट के जरिए केस करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट हमारी प्रॉमिस हमारे पर एनफोर्स करते हुए कि भाई तुमने प्रॉमिस किया था शादी पे आओगे, नहीं आए तो तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ, पर प्लेट के हिसाब से 1500, तुम्हारी फैमिली में 3 लोग हैं, इंटू 3 4500 भर के दो। ऐसा केस हमारे पर कोर्ट के थ्रू सामने वाला नहीं कर पाएगा। सिंपल। ये डिस्कस किया है हमने हमारे रेगुलर सेशन में एग्जांपल। तो भाई पार्टीज का इंटेंशन ऑफर और एक्सेप्टेंस एक्सचेंज करने का आपस में कोई ना कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए। सिंपल। इसके अलावा आप जो प्रोमिसेस एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, उन प्रोमिसेस में आप जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देते हुए प्रोमिसेस जनरेट कर रहे हैं, उन प्रोमिसेस में पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर आप ऐसी प्रोमिसेस एक्सचेंज कर रहे हैं जिनको परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है, तो भाई फिर ऐसी प्रोमिसेस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन के क्लासीफाई नहीं होती। ऐसी प्रोमिसेस, ऐसी एग्रीमेंट्स को अल्टीमेटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करके क्लासीफाई नहीं करता है। तो आपकी प्रोमिसेस में पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए। आपने ऐसी प्रोमिस दी जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, तो भाई ऐसी प्रोमिसेस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो चांद को तोड़ के जमीन पे लेके आएगा और बी ने कहा वो उसके बदले में उसे 5 लाख रुपए देगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या वो मून अपने आप में एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, वहां जाएंगे तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि हम उसके अंदर चले जाएंगे, उसको नीचे लेके आने की बात तो दूर रही। तो भाई क्योंकि इस प्रॉमिस में पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है ही नहीं, ये प्रॉमिस जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करेगा। कल को बी जो है कोर्ट के जरिए ए के ऊपर केस नहीं कर सकता कि भाई ए को बोलो प्रॉमिस किया था चांद तोड़ के लेके आएगा, तोड़ के लेके आए, मैं 5 लाख रुपए तैयार करके रखा है। दैट इज क्वाइट नॉट पॉसिबल सिंस द प्रोमिसेस लैक पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर है? अगला फीचर है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। ये ऑफर और एक्सेप्टेंस, ये जो एटलीस्ट 2 पार्टीज का फीचर है जो हमने डिस्कस किया, ये 2 पार्टीज कौन सी वाली होनी चाहिए? तो इस फीचर में बोलता है ये 2 पार्टीज जो हैं ऐसी वाली पार्टीज, ऐसे वाले पर्सन होने चाहिए जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब ये कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है? या कॉम्पिटेंट पार्टीज किसे बोला जाएगा, कॉम्पिटेंट पर्संस किसे बोला जाएगा? तो भाई उन्हें बोला जाएगा जिन लोगों में कैपेसिटी टू गिव ऑफर्स, रिसीव एक्सेप्टेंसेस, अकॉर्डिंगली एक्सचेंज प्रोमिसेस है। जिन पार्टीज में ऑफर देने का, एक्सेप्टेंस लेने का, अकॉर्डिंगली लीगल प्रोमिसेस कम्युनिकेट करने का कैपेसिटी नहीं है, अगर वो ऑफर और एक्सेप्टेंसेस देते हैं तो उसमें से जनरेट की गई प्रोमिसेस को, एग्रीमेंट्स को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा। अब क्या है ये कॉम्पिटेंसी? तो भाई आप मेजर एज के होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, एंड आप टेक्निकली डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। 3 एलिमेंट्स हैं किसी भी पार्टी की कॉम्पिटेंसी को जज करने के: एज ऑफ मेजोरिटी, साउंडनेस ऑफ माइंड एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी।
अगर आप किसी माइनर को चॉकलेट दें और कहें तू मुझसे मारुति कार परचेस करेगा 2 लाख में, तो वो चॉकलेट की लालच में बोलेगा हाँ हाँ परचेस करूंगा। छोटा 6 साल का बच्चा, उसे क्या पता 5 लाख 6 लाख रुपए क्या होते हैं, मारुति कार क्या होती है, उसे लगेगा उसको छोटा खिलौना मिलने वाला है, वो तो अपने में रहता है। तो हमने उसे ऑफर दिया, वो हमसे मारुति कार परचेस करेगा और उससे हमें एक्सेप्टेंस दी कि हाँ वो 6 लाख रुपए में हमसे मारुति कार परचेस करेगा। तो क्या है ये वाला ऑफर और एक्सेप्टेंस एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेट ऑफ प्रोमिसेस एग्रीमेंट जनरेट करेगा? क्या नहीं कर सकता। कल को मैं कोर्ट में जाके बोल सकता हूँ कि वो 6 साल के बच्चे ने प्रॉमिस किया था मुझसे मारुति कार परचेस करेगा, बोलो ले, तो कोर्ट बोलेगी उसको साइड रखो, पहले तुम्हारे दिमाग का इलाज कराओ। आर यू गेटिंग दिस? तो भाई ऐसे बंदे जो पर्टिकुलर एज या उससे ऊपर हैं, मेजर एज के हैं, सिर्फ उन्हें ही ऑफर्स और एक्सेप्टेंस एक्सचेंज करते हुए लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करने का पावर है, बाकियों को नहीं है। अच्छा, मेजोरिटी एज का है बंदा, अब इंडिया में एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर्स है, फॉर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स इट इज 21 ईयर्स। अगर आप 18 साल और उससे बड़े हैं या फॉर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स 21 ईयर्स या उससे बड़े हैं, तो ये आपको कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, वरना नहीं माना गया है। अब हमने ये डिस्कस किया था अपने रेगुलर लेक्चर्स में कि एज ऑफ मेजोरिटी अगर आप ध्यान से देखें तो एक कट ऑफ एज है, प्रिजम्पटिव कट ऑफ एज है, बाय विच इट इज प्रिज्यूम्ड कि इंसान, पर्सन, नेचुरल पर्सन फिजिकली एज वेल एज मेंटली उतना ग्रो कर जाएगा कि उसके लिए लीगली सही क्या है गलत क्या है वो समझ पाएगा। अब हम सोचते हैं, कभी कभी हमारे मन में सवाल आता है कि 18 साल का बच्चा ऐसा क्या कर सकता है जो 17 साल 6 महीने का बच्चा नहीं कर सकता या 17 साल का बच्चा नहीं कर सकता। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक प्रिजम्पटिव कट ऑफ एज है जो लॉ ने प्रिज्यूम की है कि बाय विच आप उतने ग्रो हो जाओगे कि आपके लिए लीगली सही क्या है गलत क्या है, आपका माइंड उतना ग्रो हो जाएगा कि आप लीगली सही क्या है गलत क्या है ये समझ पाओगे। उस हिसाब से उन्होंने सिर्फ एक एज ऑफ मेजोरिटी कट ऑफ एज रखी है। अगला फीचर है साउंडनेस ऑफ माइंड। अगला इसका एलिमेंट है साउंडनेस ऑफ माइंड। अगर मैं मेजर एज का तो हूं बट मैं साउंड माइंड का नहीं हूं, बाय बर्थ में इंसेन हूं, बॉर्न लूनेटिक हूं, या बॉर्न नॉर्मल हुआ था मगर ऐसा कुछ हादसा हुआ ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम कि आई लॉस्ट माय मेंटल बैलेंस, तो भाई ऐसे बंदों को बोलते हैं इनसेन पर्सन्स। ऐसे बंदे कितने भी ग्रो हो जाएं, क्या उन्हें ऑफर देने की और एक्सेप्टेंस लेने की इंपॉर्टेंस समझेगी? कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसका मीनिंग या सेंस समझेगा? वो तो 6 साल के बच्चे की तरह हो गया, जो बोलो वो हाँ 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 बोलता है कि भाई कार परचेस करेगा, किसी पागल को राह चलते हुए मैं बोल दूं कार परचेस करेगा, वो समझेगा ही नहीं क्या बोल रहा है, बोलेगा हाँ कार परचेस करूंगा। तो उसके उस एक्सेप्टेंस का हाँ बोलने का कोई इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वो मेजर एज का होने के बावजूद उसका माइंड उतना डेवलप्ड नहीं है कि लीगली सही क्या है गलत क्या है वो उसको डिस्टिंग्विश कर सके। उसका रेशनल है उसको नहीं है, वो सेन माइंड का नहीं है, इनसेन है, इसीलिए वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया है। आप साउंड माइंड के हैं, मेजर एज के हैं, मगर आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोमिसेस से जनरेट होने वाली जो आपकी लायबिलिटी है उसे डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी नहीं रखते, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज ऑलरेडी आपके एसेट से ज्यादा है। दैट मीन्स आप एक इंसॉल्वेंट हैं। तो भाई लॉ बोलता है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर इंसॉल्वेंसी आप टेक्निकली डिस्क्वालिफाइड माने गए हो, आप इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माने गए हो। जब तक आप एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर दोगे तब तक आपको फर्दर प्रॉमिस कन्वे करते हुए न्यू लायबिलिटीज इनकर करने का अथॉरिटी हम नहीं देंगे। क्लियर है? यह है टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, जहां पे डिफरेंट लॉज में डिफरेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशंस लिखी है। अकॉर्डिंगली डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू करने के लिए मुझे एज अ पर्सन वो क्वालिफिकेशंस अक्वायर करनी पड़ती है, फिर मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट करने मिलता है। अगर मैं जनरल डिस्क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इंसॉल्वेंसी इज वन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हम प्रोमिसेस देते हैं और प्रोमिसेस के जरिए अपने सर पे लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो भाई हम वो लीगल ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी रखने चाहिए। अगर नहीं रखते हैं तो फिर हमें कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ऐसा माना जाएगा। इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कॉम्पिटेंसी के फीचर पे आएंगे। इसके अलावा और कौन सी टेक्निकल डिस्क्वालिफिकेशंस है ये आगे डिस्कस करेंगे जब हम इस फीचर को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के सेशंस में। अब आपने जो ऑफर दिया या सामने वाले ने जो एक्सेप्टेंस दिया वो आप अपनी मर्जी से देने चाहिए,
फ्री कंसेंट, अगला फीचर है फ्री कंसेंट। अब ये फ्री कंसेंट क्या है? तो भाई फ्री कंसेंट जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रेजेंस ऑफ कंसेंट एंड फ्री कंसेंट। सबसे पहले तो कंसेंट होना चाहिए, और वो कंसेंट जो आप दे रहे हो वो फ्री होना चाहिए। माने आपने जो ऑफर दिया, सामने वाले ने जो एक्सेप्टेंस दिया, दोनों आपको ऑफर और सामने वाले को उसका एक्सेप्टेंस अपनी मर्जी से देना है, अपने ओन स्वीट विल से देना है, अपने ओन फ्री विल से देना है। इसे बोलते हैं फ्री कंसेंट। अगर एक बंदा दूसरे बंदे से जबरदस्ती करते हुए उससे ऑफर लेता है या ऑफर देते हुए एक्सेप्टेंस लेता है, तो भाई ऐसी जोर जबरदस्ती से विटिएट की गई, छीनी हुई एक्सेप्टेंस को या ऑफर को प्रॉपर ऑफर प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। अकॉर्डिंगली ऐसी ऑफर और एक्सेप्टेंस में, ऐसी प्रोमिसेस में फ्री कंसेंट मिसिंग है पार्टी का, ऐसा मानते हुए उनकी सिचुएशन को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट नहीं करेंगे। ए ने बी को ऑफर दिया, उसके पास प्रोडक्ट जेड है, 15,000 रुपए उसकी प्राइस है और वो बी को बेचना चाहता है। बी ने कहा इंटरेस्टेड नहीं हूं, ए ने सर पे बंदूक रखा, लेना पड़ेगा, जाने तो जहां है। बी ने बोल दिया दे दे भाई, 15,000 बहुत आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर। तो क्या बी ने जो एक्सेप्टेंस दिया अपनी मर्जी से दिया? सिंपल एज दैट। उसने अपनी मर्जी से नहीं दिया, वो उससे विटिएट किया गया है, छीना गया है। वो इंटरेस्टेड नहीं है प्रोडक्ट जेड परचेस करने में, फिर भी ए उसे विटिएट कर रहा है परचेस करने के लिए। क्लियर है? तो ये जो एक्सेप्टेंस बी ने दी है वो अपनी मर्जी से नहीं दी हुई है। इस वाली प्रॉमिस में, इस वाले एग्रीमेंट में बी का फ्री कंसेंट मिसिंग है। कंसेंट तो है, बी ने एक्सेप्टेंस तो दी है, मगर वो एक्सेप्टेंस अपनी मर्जी से नहीं दी है। तो इस सिचुएशन में फ्री कंसेंट मिसिंग होने की वजह से इस सिचुएशन को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। ये तो हो गया फ्री कंसेंट। बट भाई फ्री कंसेंट के पहले प्रेजेंस ऑफ कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट होगा तो ही तो फ्री है कि विटिएटेड है ये मालूम पड़ेगा ना। अब कंसेंट क्या है? तो भाई जब आपका ऑफर और सामने वाले की एक्सेप्टेंस सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, उसे बोलते हैं कंसेंट। अ कंसेंट मींस कंसेंसस एड आइडम, अ कंसेंट दैट इज गिवन विद अ सिमिलरिटी ऑफ अ थॉट। जिस थॉट के साथ ऑफर आया, अगर उसी थॉट के साथ आपने एक्सेप्टेंस दी, तो आपकी ऑफर और एक्सेप्टेंस एक कंसेंट क्रिएट कर रहे हैं आप दो लोगों का, ऐसा माना गया है। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल ए के पास दो गाड़ियां हैं, ब्लैक कार एंड व्हाइट कार। हम एग्जाम्पल लेते हैं रेगुलर सेशंस में। अगर ए बी को ऑफर करे कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं 1 लाख रुपए में, तो भाई ए जब ऑफर दे रहा था उसके माइंड में था ब्लैक कार, के ब्लैक कार बेच देंगे, व्हाइट कार यूज करेंगे आज के बाद। बी ने जब एक्सेप्टेंस दिया, 1 लाख में ए कार बेचना चाह रहा है, सारा दिन ए ब्लैक कार में घूमता है, व्हाइट कार यूज नहीं करता, तो शायद व्हाइट कार बेचने की बात कर रहा है। तो बी ने एक्सेप्टेंस दिया, 1 लाख में व्हाइट कार अच्छी है, एक्सेप्टेड, तुम्हारी व्हाइट कार मैं 1 लाख में परचेस करूंगा। मन में व्हाइट कार सोचते हुए बी ने ए को कहा एक्सेप्टेड, 1 लाख में कार परचेस करूंगा। तो भाई यहां पे ए ने ब्लैक कार सोच के ऑफर दिया, बी ने व्हाइट कार सोच के एक्सेप्टेंस दिया। क्या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ऑफर एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेप्टेंस दूसरी डायरेक्शन में। तो यहां पे ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, दोनों बंदों ने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अपनी मर्जी से दी है, बट स्टिल सिमिलरिटी ऑफ अ थॉट नहीं होने की वजह से ऐसी ऑफर और एक्सेप्टेंस में कंसेंट ही मिसिंग है, ऐसा माना जाएगा। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को, ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी एग्रीमेंट्स को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वांट ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट नहीं माना जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है। तो भाई पहले कंसेंट चाहिए होता है, कंसेंट है तो फिर हम आगे चेक करते हैं वो कंसेंट फ्री है या विटिएटेड है। अगर ए ने ब्लैक कार सोच के ऑफर दिया, बी ने भी ब्लैक कार सोच के एक्सेप्टेंस दिया, तो यहाँ पे ऑफर और एक्सेप्टेंस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कंसेंट है। और कंसेंट होने के साथ साथ अगर ए और बी ने अपनी मर्जी से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दिए हैं, तो वो कंसेंट फ्री भी है। अकॉर्डिंगली सिचुएशन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोली जा सकती है, बशर्ते बाकी फीचर्स ऊपर और नीचे लिखे हुए प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर है? अगला फीचर है लॉफुल ऑब्जेक्ट। भाई लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये दोनों फीचर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। देखो ऑब्जेक्ट माने इंटेंशन, पर्पस, ऑफर देने का और एक्सेप्टेंस लेने का, प्रोमिसेस एक्सचेंज करने का, पार्टीज आपका इंटेंशन क्या है।
अगर आपका इंटेंशन लॉफुल है तो उसको अचीव करने के लिए, उस लॉफुल इंटेंशन को अचीव करने के लिए जो कंसीडरेशंस आप एक्सचेंज करोगे आपस में, उसे भी लॉफुल माना जाएगा, अकॉर्डिंग आपकी सिचुएशन को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर आपका इंटेंशन, आपका पर्पस लॉफुल नहीं है तो आप जो कंसीडरेशन एक्सचेंज कर रहे हो वो अनलॉफुल इंटेंशन के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, अकॉर्डिंगली वो कंसीडरेशंस भी अनलॉफुल है ऐसा माना जाएगा और सिचुएशन को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ऐसी एग्रीमेंट्स और प्रोमिसेस को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को घर भाड़े पे दिया, 10,000 रुपए पर मंथ रेंट पे रहने के लिए दिया। द इंटेंशन, द ऑब्जेक्ट, द पर्पस वाज टू लेट आउट ए हाउस प्रॉपर्टी फॉर रिसाइडिंग, रेसिडेंस पर्पसेस। तो भाई ये वाला एग्रीमेंट अगर बाकी सारे फीचर्स प्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्ट के तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रीटी लॉफुल है। इंडियन लॉज हमें हमारा घर किसी को भी रहने के लिए भाड़े पे देना अलाउ करता है, सिंपल। अकॉर्डिंगली इस इंटेंशन को अचीव करने के लिए जो कंसीडरेशंस ए एंड बी एक्सचेंज करेंगे, बी रेंट देगा ए को 10,000 रुपए, ए का कंसीडरेशन, इसके बदले में बी को घर मिलेगा रहने के लिए, बी का कंसीडरेशन, दोनों भी लॉफुल माने जाएंगे कंसीडरेशन, तो सिचुएशन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएगी। अगर ए बी को अपना घर भाड़े पे दे रहा है, 10,000 रुपए पर मंथ रेंट पे भाड़े पे दे रहा है, बट रेंट पे लेट आउट करने का इंटेंशन वो घर गैम्बलिंग पर्पस के लिए यूज करने का था, वहां पे बी जुए का अड्डा चलाएगा, रहेगा नहीं, जुए का अड्डा चलाएगा वहां पे, ये इंटेंशन के साथ ए ने बी को घर भाड़े पे दिया, तो भाई ये वाला इंटेंशन जो है वो लॉफुल नहीं होने की वजह से इस इंटेंशन को, इस पर्पस को, इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो आप प्रोमिसेस एक्सचेंज करोगे, कंसीडरेशंस जनरेट करोगे, उन्हें भी अनलॉफुल माना जाएगा। अकॉर्डिंगली आपके कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट नहीं किया जाएगा। कल को वो बंदा जिसने वहां पे जुए का अड्डा सेटअप किया, लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना बंद कर दे, तो लैंडलॉर्ड कोर्ट के जरिए रेंट एग्रीमेंट एनफोर्स बी के ऊपर, जुए का अड्डा चलाने वाले के ऊपर एनफोर्स नहीं कर पाएगा। उसको साइड में रखते हुए कोर्ट पहले ए से पूछेगा, लैंडलॉर्ड से पूछेगा, भाई तूने घर जुए के लिए, अड्डा चलाने के लिए भाड़े पे दिया कैसे, क्लियर है? तो भाई जो कंसीडरेशंस आप जनरेट कर रहे हो पार्टीज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देते हुए, वो लॉफुल इंटेंशन के साथ आप जनरेट करने चाहिए, तभी ही उन कंसीडरेशंस को लॉफुल माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप उस लॉफुल ऑब्जेक्ट के फीचर को लॉफुल कंसीडरेशन के फीचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रादर वो कनेक्टेड है ही, क्लियर है? अगला फीचर है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। हम जो ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस एक्सचेंज करते हैं, अकॉर्डिंगली हम जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उनमें हम पार्टीज एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, ये काफी सर्टेनिटी के साथ डिफाइंड होना चाहिए, काफी एक्यूरेसी के साथ डिफाइंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को ऑफर दिया कि वो प्रोडक्ट जेड सेल करेगा 15,000 रुपए में, बी ने भी एक्सेप्टेंस दिया कि वो प्रोडक्ट जेड परचेस करेगा ऐसे 15,000 रुपए में। तो देखो इस केस में दोनों पार्टीज काफी क्लियर हैं, ए प्रोडक्ट जेड डिलीवर करेंगे, हमेशा के लिए सेल कर देंगे बी को, और बी जो है बदले में 15,000 रुपए को पे करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे पार्टीज अपने इंटेंशन में काफी क्लियर हैं कि वो एक दूसरे के लिए क्या करना चाह रहे हैं, इन सिचुएशंस को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला जा सकता है। आपके ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंगली सेट ऑफ प्रोमिसेस में से अगर आपका इंटेंशन क्लियरली बाहर नहीं आता है, तो भाई फिर आपका सिचुएशन जो है, आपकी एग्रीमेंट जो है, उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा भाई? क्योंकि उसमें सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मिसिंग रहेगी। क्लियर है? सिंपल है। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को कहा मेरे पास एक प्रोडक्ट जेड है, देखता हूं, सोचता हूं। दूसरा एग्जांपल, कार वाला एग्जांपल जो हमने लिया वो यहां कवर हम कर सकते हैं। ए ने बी को ऑफर दिया, वो कार सेल करेगा, कौन सी कार, ब्लैक या व्हाइट, सर्टन नहीं है। क्लियर है? अनसर्टेनिटी की वजह से भी वो सिचुएशन एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आपको मॉड्यूल ऑयल का एग्जांपल लेता है, हमने डिस्कस किया है रेगुलर लेक्चर में। ए ने बी को ऑफर दिया कि वो ऑयल बेचेगा 10,000 रुपए में, बी को 10 टन ऑयल का बेचेगा 10,000 रुपए में, और बी ने कहा मैं परचेस करूंगा। किस ऑयल की बात कर रहे हो? इंडस्ट्रियल ऑयल, डोमेस्टिक ऑयल, कौन सी ऑयल की बात कर रहे हो? प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ होने की वजह से सिचुएशन को, कंसीडरेशन को, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को अनसर्टन मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानता है। क्लियर है? तो भाई ऐसी ऑफर और एक्सेप्टेंसेस जो सर्टेनिटी के साथ डिफाइन करें, ऐसी सेट ऑफ प्रोमिसेस जो सर्टेनिटी के साथ डिफाइन करें कि ए और बी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आपस में एक दूसरे के लिए क्या क्या करेंगे, सिर्फ उन्हें ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। क्लियर है? अब हमारा
कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग तब आएगा जब हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंसेस काफी प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज करें। अपना ऑफर जब हम किसी को दें तो उसमें हम सामने वाले के लिए क्या करना चाहते हैं वो काफी अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से डिफाइन करें। सामने वाला भी अपनी एक्सेप्टेंस अनकंडीशनली हमें कम्युनिकेट करे। तो कहीं ना कहीं ये सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग वाली पॉइंट जो है वो प्रॉपर एग्रीमेंट, फीचर नंबर 2 प्रॉपर ऑफर और एक्सेप्टेंस के साथ कनेक्टेड है। ऑफर ही एम्बिगुअस आएगा तो ऑब्वियसली उसमें से जो प्रोमिसेस जनरेट होंगी वो भी एम्बिगुअस, अनसर्टन होंगी। क्या करना चाह रहा है प्रोमिसर प्रोमिसी के लिए वो डिफाइन या असर्टन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बोलता है ऑफर जब आप दे रहे हो काफी अच्छे से फ्रेम करो ऑफर को, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, सामने वाले के खिलाफ लिखो अच्छे से, किन शर्तों पे करोगे लिखो अच्छे से, ताकि सामने वाला जब एक्सेप्टेंस दे तो आपकी जो प्रोमिसेस जनरेट हो उनमें सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग दिखे। सिंपल एज दैट। क्लियर है? इसके अलावा अगला फीचर है फुलफिलमेंट ऑफ अदर लीगल फॉर्मेलिटीज गिवन बाय अदर लॉस। अब कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, उसके अलावा दूसरे भी लॉज में कवर होते हैं। अगर वो दूसरे लॉज जो इस पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन को कवर कर रहे हैं वो कुछ दूसरे फीचर्स भी आपकी प्रॉमिस में इनकलकेट करने के लिए, ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको वो फीचर्स भी ऐड करने पड़ेंगे, वो लीगल फॉर्मेलिटीज भी कंप्लाई करनी पड़ेंगी, तभी जाके आपके एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल परचेज करने का एग्रीमेंट कंपलसरी राइटिंग में होना चाहिए। राइटिंग होने के साथ साथ वो रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस के पास रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, तभी जाके उसे वैलिड एंड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है और सेलर एंड बायर अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस एक दूसरे के ऊपर कोर्ट के जरिए एनफोर्स कर सकते हैं, वरना नहीं। अगर एग्रीमेंट राइटिंग में है बट रजिस्टर्ड नहीं है या एग्रीमेंट ओरल है तो ऐसी एग्रीमेंट्स ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ओरल एग्रीमेंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज या अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज को वैलिड नहीं मानता। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बोलता कि एग्रीमेंट को रजिस्टर करो या राइटिंग में करो, वो तो बोलता है जैसा चाहिए वैसा कॉन्ट्रैक्ट करो, ओरल, राइटिंग, एक्सप्रेस थ्रू बिहेवियर, सारी चॉइसेस आपको देता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। बट सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा जनरली दूसरा भी एक लॉ है जो स्पेसिफिकली गवर्न करता है। वो लॉ इंसिस्ट करता है कि ये एग्रीमेंट्स ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ शॉप्स, फ्लैट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टीज रजिस्टर होना चाहिए और कंपलसरी राइटिंग में होना चाहिए, तभी जाके रजिस्टर होगा वो। तो अब अगर भाई हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो ऊपर के 9 फीचर तो उसमें प्रेजेंट होने ही चाहिए, प्लस एक और 10वां फीचर कि वो एग्रीमेंट राइटिंग में एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी जाके उसे वैलिड माना जाएगा, वरना वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर है? तो भाई ये थे फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। तो भाई टू सम अप, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट एक सेट ऑफ प्रोमिसेस है, सेट ऑफ प्रोमिसेस जो ऑफर और एक्सेप्टेंस में से क्रिएट होते हैं कि दो लोग आपस में एक दूसरे के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। अब उस एग्रीमेंट में, उस ट्रांजेक्शन में अगर ये सभी फीचर्स प्रेजेंट हैं तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। कल को और अगर ये फीचर्स प्रेजेंट नहीं है तो उसे फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा। कल को अगर दो पार्टीज आपस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू करते हैं और अब अगर एक पार्टी प्रॉमिस देने के बाद पीछे हटती है तो दूसरी पार्टी पहले वाले के ऊपर उसकी प्रॉमिस, बीइंग अ लीगल प्रॉमिस, बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली लीगली एनफोर्सेबल प्रॉमिस, उसके ऊपर उसकी प्रॉमिस एनफोर्स कर सकता है। सिंपल एज दैट। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हम एंटर इनटू कर सकते हैं। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन 3 टुकड़ों में किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी, अगला है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और अगला है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपकी सिचुएशन में, आपके एग्रीमेंट में, आपकी सेट ऑफ प्रोमिसेस में सारे फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो डिस्कस किए हमने वो प्रेजेंट है तो उसे माना जाएगा
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड एंड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट के थ्रू एनफोर्सेबल है। ऐसी प्रोमिसेस जो कम्युनिकेट करने के बाद अगर सामने वाला पार्टी परफॉर्म नहीं करता है तो आप उसके ऊपर कोर्ट के जरिए एनफोर्स कर पाएंगे। अ वैलिड एंड एन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज द वन which carries all the features of contract, is the agreement which carries all the features of contract। अगर हमारी कॉन्ट्रैक्ट में से, हमारे एग्रीमेंट में से कोई भी एक फीचर गायब हो जाए कॉन्ट्रैक्ट का, तो भाई उसे बोलेंगे इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बन के क्वालिफाई नहीं करता। अब लॉ ने इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट को नाम दिया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब दो टाइप के वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वॉइड एब इनिशियो, इनिशियली वैलिड, सब्सिक्वेंटली वॉइड। अब ये वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा एग्रीमेंट जिसमें शुरुआत से ही, सिंस बिगिनिंग, ऑफर देते समय से ही कोई ना कोई एक फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एब्सेंट हो, उसे बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इनवैलिड है सिंस beginning, the word ab initio means since beginning, okay, invalid since beginning। for example, अगर हम किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भाई क्योंकि वो माइनर, वो चाइल्ड सिंस बिगिनिंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो ऑफर नहीं ले सकता हमसे, फिर भी हम उसे ऑफर देते हुए उससे एक्सेप्टेंस ले रहे हैं, तो भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा सिंस बिगिनिंग। उसके साथ जो भी हमने ऑफर और एक्सेप्टेंसेस एक्सचेंज की होंगी, प्रोमिसेस जनरेट की होंगी, वो वैलिड प्रॉमिस नहीं मानी जाएंगी, वो इनवैलिड सिंस बिगिनिंग है। दूसरा टाइप का वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है इनिशियली वैलिड सब्सिक्वेंटली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू करते समय सारे फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट थे, अकॉर्डिंगली वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन के क्वालिफाई कर रहा था। बट जैसे ही हम आगे बढ़े, परफॉर्म करें, ड्यू डेट पे, मेंशन डेट पे अपनी कम्युनिकेट की गई प्रोमिसेस को परफॉर्म करें, उसके पहले, परफॉर्मेंस के पहले उसमें से कोई ना कोई एक या दो फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गायब हो गए, उड़ गए, तो भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं इनिशियली वैलिड सब्सिक्वेंटली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए जो है उनके पास जो प्रोडक्ट जेड है, ब्लैक कार है फॉर एग्जांपल, वो ब्लैक कार बी को बेचेंगे फॉर 1 लाख रुपीस। बी ने एक्सेप्ट किया कि वो उनकी ब्लैक कार 1 लाख में परचेस करेगा, मगर आज नहीं, आज से 1 महीने के बाद बी आएगा, 1 लाख रुपए देगा और कार लेके जाएगा। आज ए के पास कार है, वर्किंग कंडीशन में है, 1 लाख में बिक रही है। अगले 1 महीने 30 डेज के अंदर, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस के पहले, अगर कार को कुछ ऐसा डैमेज हो जाए कि वो चलाने लायक बचे ही नहीं, फॉर एग्जांपल जिस गैरेज में खड़ी है वो गैरेज गिर गई, उसके अंदर कार खड़ी थी, वो दब गई, पूरी दबने की वजह से पूरी डिस्ट्रॉय हो गई और अब वो चलाने लायक नहीं बची, तो अब आप बताओ ड्यू डेट पे क्या बी 1 लाख रुपए देके वो टूटी हुई कार खरीदेगा? ऐसे नहीं खरीदेगा। अच्छा, हमारी सिचुएशन में, हमारे एग्रीमेंट में सारे फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट तो है ना, वो अकॉर्डिंगली है तो वैलिड। अब क्या ए बी के ऊपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये प्रॉमिस एनफोर्स कर पाएगा कि 1 लाख दे और कार ले? बोलते हैं नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेंट मिसिंग ऑल ऑफ अ सडन, फीचर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। चाहते हुए भी ए बी को अब वो टूटी हुई कार नहीं बेच सकता, क्योंकि वो टूटी हुई है, वर्किंग कंडीशन में, मार्केटेबल पोजीशन में नहीं है, सिंपल एज दैट। तो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट करने वाले दिन, प्रॉमिसेस एक्सचेंज करने वाले दिन, क्योंकि सारे फीचर्स प्रेजेंट थे, सिचुएशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थी। बट इसके पहले कि हम प्रॉमिसेस को परफॉर्म करें, कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसने वैलिडिटी को एवोपरेट कर दिया और सिचुएशन को बना दिया इनवैलिड। ऐसे वाले वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं इनिशियली वैलिड सब्सिक्वेंटली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो इनिशियली वैलिड होते हैं मगर परफॉर्मेंस के पहले कोई ना कोई एक फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुम हो जाने की वजह से, अचानक से एवोपरेट हो जाने की वजह से इनवैलिड बन जाता है। क्लियर है? अगला है वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दिखता वैलिड है, बट अगर आप उसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप रियलाइज करोगे वो इनवैलिड है, उसे बोलते हैं वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एबिलिटी है
इनवैलिड डिक्लेयर होने की, जो दिखता वैलिड है बट जिसमें एबिलिटी है इनवैलिड डिक्लेयर होने की, उसे बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ऐसा कौन सा फीचर है जो देखने से नहीं दिखता कि वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? तो भाई वो फीचर है फ्री कंसेंट का। याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तब ही होगा जब उसमें से फ्री कंसेंट का फीचर गायब है। ए ने 20 के सर पे बंदूक रखी और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, उससे 1 लाख रुपए का गिफ्ट एग्रीमेंट साइन करवाया जिसमें यह लिखा है कि बी ए को 1 लाख रुपए गिफ्ट कर रहा है। बंद कमरे में सर पे बंदूक रख के ए ने बी से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और वो कॉन्ट्रैक्ट जाके सबको दिखा रहा है, सी को, देखो मिस्टर सी, बी मुझे 1 लाख रुपए गिफ्ट कर रहा है, एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। देखो मिस्टर डी, बी मुझे 1 लाख रुपए गिफ्ट कर रहा है, उसमें मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। सी और डी सर को जा रहे हैं। अनबिलीवेबल बट ट्रू। यार है, विश्वास नहीं होता, मगर लिखा है, साइन किया है तो सच है। बी ने एग्री किया होगा कि वो ए को 1 लाख रुपया गिफ्ट कर रहा है, मगर अकेले में जब बी एंड सी एंड डी बी से जाके मिलेंगे, मिस्टर बी, ए ने एग्रीमेंट दिखाया जिसमें लिखा है कि तुम उसको 1 लाख रुपया गिफ्ट कर रहे हो, क्यों भला, हमको तो कभी 1 रुपया नहीं दिया। तो उस समय बी ने क्लेरिफाई किया, अरे भाई मेरे सर पे बंदूक रख के जबरदस्ती मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया है, तो मैंने कोई अपनी मर्जी से उस पे कंसेंट नहीं दिया। उस पे जो कंसेंट मेरी सिग्नेचर दिख रही है वो फ्री नहीं, विटिएटेड है, जबरदस्ती करवाई गई है। तो भाई जब तक बी ये क्लैरिफाई नहीं करेगा कि उसका कंसेंट फ्री नहीं है, छीना हुआ है, विटिएटेड है, तब तक थर्ड पार्टीज को, इवन कोर्ट ऑफ लॉ को देखने से क्या दिखेगा कि एग्रीमेंट है, दोनों पार्टीज ने साइन किया है तो वैलिड है। सिंपल। जब तक दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी, हमारे एग्जांपल के हिसाब से मिस्टर बी, कोर्ट में ये डिक्लेयर ना करें एंड ये प्रूव ना करें कि उनका कंसेंट जो है जबरदस्ती छीना गया था, कोवर्सिव टैक्टिक, फिजिकली हार्म करने, बंदूक सर पे रखते हुए साइन करवाई गई थी, जब तक भी ये प्रूव नहीं करेंगे तब तक तो देख सिचुएशन वैलिड रही है, ट्रीट भी वैलिड होगी। जब भी ये प्रूव कर देंगे उस समय ये सिचुएशन हो जाएगी इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दिखता वैलिड है मगर होता इनवैलिड है, उसे बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज द एबिलिटी टू बी रेंडर्ड वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ एनी वन पार्टी, obviously the party whose consent is not free, such agreement is termed as voidable contract। क्लियर है? बढ़े आगे। अगला है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लॉफुलनेस मिसिंग होती है। अकॉर्डिंगली वो लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन वाला फीचर मिसिंग होता है। जहां पे हम एक इलीगल इंटेंशन के साथ, अनलॉफुल इंटेंशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू करते हैं, तो भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली वॉइड होता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अल्टीमेटली वॉइड क्योंकि लॉफुलनेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लॉफुलनेस ऑफ कंसीडरेशन मिसिंग होने की वजह से अल्टीमेटली उन्हें कोर्ट के जरिए एनफोर्स नहीं किया जाएगा। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अल्टीमेटली ट्रीटेड void। बट एक बात याद रखना, illegality is one of the reasons because of which a contract can be rendered void, not the only reason। तो void contract ज्यादा broader concept है, illegal contract काफी narrow या particular concept है। all illegal contracts are void whereas all void contracts need not be illegal। they may be void for want of improper offer, they may be void because of absence of consideration, they may be void because of non-capacity of parties, need not be void because of illegality। तो void contract ज्यादा broader concept है, illegal contract काफी narrow concept है। क्लियर है? सिंपल है। अगला है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड है, जिसमें सारे फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट है, बट स्टिल कोर्ट के जरिए जिसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता भाई? क्योंकि कोई भी एक आपके लॉफुल राइट को, लॉ बोलता है आपके कोई भी लॉफुल राइट को अगर एनफोर्स करना है तो भाई उसका एक लिमिटेशन पीरियड है। आपका लीगल राइट आपको अवेलेबल रहेगा लिमिटेड पीरियड तक। उस लिमिटेड पीरियड तक अगर आपने अपने उस लीगल राइट को कोर्ट के थ्रू एनफोर्स किया तो हम आपको, कोर्ट ऑफ लॉ आपको लीगल रेमेडी देगा। वो टाइम पीरियड निकल गया तो भाई आपकी रेमेडी स्टेल हो गई,
अनएनफोर्सेबल हो गई, अब कोर्ट आपको कोई सपोर्ट नहीं देगा। उसी तरीके से होते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर पार्टीज आपस में ऑफर एक्सेप्टेंस एक्सचेंज करते हैं और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, वैलिड सेट ऑफ प्रोमिसेस क्रिएट करते हैं, तो उन्हें वो वैलिड सेट ऑफ प्रोमिसेस कब तक एनफोर्स करनी है एक दूसरे के ऊपर, इसका कोई ना कोई लिमिटेशन होना चाहिए ना। आज अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और आज से 20 साल बाद में आके कहूं कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, 20 साल पहले आपने कहा था मुझे कंसिडरेशन दोगे, अभी दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। इतने जूने पुराने राइट्स एंड रेमेडीज आप एनफोर्स करोगे, अलाउड नहीं है। हर एक लीगल रेमेडी का कोई ना कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए, वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए, जो कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट का लिमिटेशन पीरियड, वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो भाई अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सारे फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरी तो करता है, अकॉर्डिंगली होता वैलिड है, बट जिसमें टाइम पीरियड ऑफ एनफोर्सेबिलिटी निकल जाने की वजह से, एक्सपायर हो जाने की वजह से वो टाइम बार्ड या अनएनफोर्सेबल हो गया होता है। वैलिड होने के बावजूद पार्टीज उसे कोर्ट के जरिए एनफोर्स नहीं कर सकते। क्लियर है? अब इसके अलावा वैलिडिटी या एनफोर्सेबिलिटी के अलावा आप कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कैसे किया, जनरेट कैसे किया, बनाया कैसे, फॉर्म कैसे किया, आपने ऑफर कैसे दिया, एक्सेप्टेंस कैसे लिया, उसके बेसिस पे आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कर सकते हो एज फॉलोस। अगर आपने ओरल ऑफर देते हुए, ओरल एक्सेप्टेंस लेते हुए कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे ओरल कॉन्ट्रैक्ट। हम किराने वाले से सामान खरीदने जाते हैं, रिटेल स्टोर्स पे, किराने वाला छोड़ दो, रिटेल स्टोर्स पे गुड्स परचेस करने जाते हैं, किसी भी रिटेल कपड़े की दुकान पे चले गए कपड़े खरीदने, तो हम ओरली बात करते हुए, ओरली बार्गेन करते हुए, प्राइस फिक्स करते हुए, पैसा देते हुए गुड्स लेके आते हैं। ये भी तो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? जो आपने ओरली एंटर इनटू किया, ओरली ऑफर देते हुए, ओरली एक्सेप्टेंस लेते हुए, इजंट इट सो? तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ने ओरल ऑफर देते हुए, ओरल एक्सेप्टेंस देते हुए आपस में क्रिएट किया है, उसे बोलेंगे ओरल कॉन्ट्रैक्ट। इसका बिल्कुल उल्टा रिटन कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऑफर राइटिंग में दिया गया, एक्सेप्टेंस राइटिंग में ली गई और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में लिखे गए, एग्रीमेंट बनाया गया राइटिंग में, दोनों पार्टी ने साइन किया और साइन करते हुए उसके टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट किए, तो भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं रिटन कॉन्ट्रैक्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी भी लिया हमने गिफ्ट एग्रीमेंट का, जो जबरदस्ती बी से ए ने साइन करवा के लिया, रिटन एग्रीमेंट था वो। इसका दूसरा सबसे अच्छा एग्जांपल इस लेवल पे आपके लिए है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हमेशा राइटिंग में होती है, पार्टनर्स उसे साइन करते हुए पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। तो भाई ऐसे एग्रीमेंट्स जो राइटिंग में एग्जीक्यूट हुए उन्हें बोलेंगे रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स, जो ओरली एग्जीक्यूट हुए उन्हें बोलेंगे ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स। दोनों ओरल एंड रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स अल्टीमेटली क्लासिफाई किए गए हैं एज एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप स्पोकन या रिटन वर्ड्स के जरिए एक्सप्रेस करते हो, ऐसे ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस जो आप वर्ड्स के जरिए एक्सप्रेस करते हो, उन्हें बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पोकन है तो ओरल, रिटन है तो रिटन, सिंपल। क्लियर है? इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बिहेवियर से प्रिज्यूम किए जा सकते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो दो पार्टीज के बिहेवियर से प्रिज्यूम किए जाएं, उन्हें बोलते हैं टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। जो आपके बिहेवियर से इंप्लाई किए जाएं, उन्हें बोलते हैं टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मॉल जाने का। जब आप मॉल जाते हो, आप जाते हो, ट्रॉली लेते हो, ट्रॉली लेके पूरा मॉल फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर घूमते हो, जो सामान पसंद है ट्रॉली में लोड करते हो और बिना किसी से बात किए ट्रॉली जाके कैशियर के आगे लगा देते हो। कैशियर भी आपसे ऑलरेडी परेशान होता है, इतने लोग लाइन में लगे रहते हैं, एक और बंदा आया, देख के गुस्से में वो ट्रॉली खींचता है, हर एक चीज को बारकोड से पंच करता है, बैग पैक करता है, बिल प्रिंट करके आपके सामने रखता है, आप पे करते हो बाहर। आपने क्या किया? जब आप मॉल गए, ट्रॉली लिया, सामान लोड किया, बिल पे करके बाहर निकला, आपने क्या किया? आपने मॉल वालों के साथ ट्रॉली में लोड किए गए गुड्स को सेल परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू किया ना, बट बिना कुछ बोले। ना आपने ओरल ऑफर दिया, ना सामने वाले ने ओरल एक्सेप्टेंस दी, ना सामने वाले ने ओरल ऑफर दिया अकॉर्डिंगली, ना आपने ओरल एक्सेप्टेंस दी। फिर भी इस सिचुएशन को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्योंकि आपका बिहेवियर सामान को ट्रॉली में लोड करने का, कैशियर का बिहेवियर ट्रॉली में लोड किए गए सामान का बिल बना के आपसे पैसे लेने का इंप्लाई करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि आप और वो मॉल वाले आपस में उन गुड्स को सेल परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो भाई
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम बिहेवियर के जरिए एंटर इनटू करते हैं, जहां पे हम बिहेवियरल ऑफर्स, बिहेवियरल एक्सेप्टेंस लेते देते हुए कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट करते हैं, उन्हें बोलते हैं टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर क्रिएटेड और जनरेटेड फ्रॉम बिहेवियर। क्लियर है? अब क्योंकि ये टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बिहेवियर से प्रिज्यूम होते हैं, इंप्लाई होते हैं, देखो इन्हें कैटेगराइज किया गया है अंडर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपके बिहेवियर से इंप्लाई हुआ, प्रिज्यूम हुआ, सिंपल। क्लियर है? अब इसके अलावा एक और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, रादर सिचुएशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता, जो लॉ से इंप्लाई होता है, उसे बोलते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। द वर्ड कॉसी मीन्स just like. Accordingly, the word quasi contract means just like a contract, a situation which is just like a contract, which is just like a contractual situation. Accordingly, इस सिचुएशन को पार्टीज आपस में एक दूसरे के ऊपर एनफोर्स कर सकते हैं एज इफ उन्होंने कोई आपस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू किया था। क्लियर है? हालांकि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, ना पहले वाला दूसरे को ऑफर देता है, ना दूसरा वाला पहले वाले को एक्सेप्टेंस देता है, फिर भी प्री डिटरमाइंड सिचुएशंस हैं जो अलग अलग लॉज में लिखी हैं। जैसे ही उन सिचुएशंस में दो पार्टीज फॉल करेंगी, ऑटोमेटिकली एक को राइट मिल जाएगा, दूसरे को ड्यूटी मिल जाएगी, करस्पॉन्डिंग ड्यूटी। अब दोनों बंदे अपने अपने राइट्स एंड ड्यूटीज एक दूसरे के ऊपर एनफोर्स कर पाएंगे एज इफ उन्होंने आपस में, एज इफ प्रिजम्पशन लेता है, इंप्लाई करता है, एज इफ उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसीलिए इन सिचुएशंस को नाम दिया कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स, सिचुएशंस व्हिच आर जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स, इवन दो नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, बट स्टिल व्हिच कैन बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर है? एग्जांपल लेते हैं, हम मॉल घूमने जाते हैं, सामान परचेस करते हैं और हमें पैसे शॉर्ट पड़ते हैं, तो हमारे साथ जो फ्रेंड्स रहते हैं वो क्या बोलते हैं, वापस थोड़ी आएगा सामान लेने मॉल में, कितना शॉर्ट पड़ा, 2000 शॉर्ट पड़ा, हमसे ले ले। हम उस फ्रेंड से 2000 लेके कैश पूरी करके पे करते हैं और सामान लेके आते हैं। अब आइडियली वो लायबिलिटी हमारी थी पे करना, पे कर दी हमारे फ्रेंड ने हमारे बिहाफ पे, तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम उस फ्रेंड को उसके 2000 रुपए रीइंबर्स करें, भर के दें। इन चीजों को किधर लिखने की या आपस में बोल के पहले फिक्स करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली, नेचुरली, इनहेरेंटली, स्पॉन्टेनियसली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है अगर तुम्हारा खर्चा तुम्हारे ब्याह पे किसी और ने किया तो आइडियली तुम्हें उसको उस खर्चे की भरपाई देनी है। ऑटोमेटिकली उस बंदे को तुमसे पैसा रिकवर करने का राइट मिल जाएगा, तुम्हें उस बंदे को पैसा भर के देने की ड्यूटी मिल जाएगी। मगर मैंने कोई एक्सेप्टेंस दी नहीं, उसने कोई ऑफर दिया नहीं कि मेरे ब्याह पे खर्चा करेगा मैं भर के दूंगा, बोलता है स्टिल भले कोई ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, स्टिल क्योंकि खर्चा तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो तुम्हारे ब्याह पे किसी और ने इनकर किया, तो लॉ से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम तुम्हें ड्यूटी देते हैं कि तुम वो खर्चा सामने वाले को भर के दो, और सामने वाले को राइट देते हैं तुमसे खर्चा भरवा के लेने का। और अगर तुमने ये खर्चा 2000 का उसको भर के नहीं दिया तो उसको पावर देते हैं कि वो कोर्ट के जरिए तुमसे 2000 रुपए रिकवर करे, एज इफ तुमने और उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, एज इफ। क्लियर है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स, सिचुएशंस व्हिच आर जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 में। तो इंट्रोड्यूस, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी सेट ऑफ प्रोमिसेस जो दोनों पार्टीज ने परफॉर्म करके खत्म कर दी है। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए गुड्स देंगे, बी पैसे देंगे, ए ने गुड्स दे दिए, बी ने पैसे दे दिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें सारी प्रोमिसेस जो इन्वॉल्व हैं अगर वो परफॉर्म हो चुकी है तो उन्हें बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सारा का सारा एग्जीक्यूट हो चुका है, इसमें और कुछ परफॉर्म करने लायक बचा नहीं है। इसके अलावा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में परफॉर्म होगा, आज सिर्फ पार्टीज आपस में प्रॉमिस एक्सचेंज कर रही हैं, फ्यूचर में उसे परफॉर्म करेंगी, तो भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आज सिर्फ प्रॉमिस दिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस अगले दिन देगा या आने वाले फ्यूचर में देगा। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है कैश सेल का। इमीडिएटली आप पैसे देते हो, इमीडिएटली गुड्स खरीद के लेके आते हो।
दुकानदार ने गुड्स दिए, आपका बेनिफिट, आपने उसको पैसे दे दिया, उसका बेनिफिट। कॉन्ट्रैक्ट बना भी अभी, परफॉर्म भी हो गया अभी का अभी, इसे बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है क्रेडिट सेल। आप आज ऑर्डर लिखवा के आओगे, 4 दिन बाद दुकानदार आपको गुड्स घर भेजेगा, उसके फर्दर 4 दिन बाद आप उसको पैसे पे करोगे। तो भाई गुड्स 4 दिन बाद मिलेंगे, पैसे फर्दर 4 दिन बाद पे होंगे। आज सिर्फ प्रोमिसेस एक्सचेंज हो रही हैं दोनों पार्टीज के बीच में। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, सिर्फ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटरी नहीं बोलते हैं। हो सकता है एक पार्टी ने परफॉर्मेंस दे दी हो, सिर्फ दूसरे को परफॉर्मेंस देना बाकी हो सकता है दुकानदार ने गुड्स आज ही दे दिए, आप सिर्फ 8 दिन बाद पैसे पे करोगे। आज कॉन्ट्रैक्ट किया, आज ही दुकानदार ने गुड्स दिए, आप पैसे 8 दिन के बाद दोगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं एग्जीक्यूटरी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी बोलेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें या तो सारी प्रोमिसेस या सारी प्रोमिसेस में से कोई एक परफॉर्म होना बाकी है, उसे बोलेंगे एग्जीक्यूटरी। जिस दिन वो प्रॉमिस परफॉर्म हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एग्जीक्यूटेड। क्लियर है? सिंपल है? चलो बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कर सकते हो एज यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना है उसे बोलते हैं बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पार्टी की तरफ से परफॉर्म होना बाकी है उसे बोलेंगे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ एक पार्टी को परफॉर्म करना है, दूसरी या तो परफॉर्म कर चुकी है या उसे परफॉर्म नहीं करना है। क्लियर है? तो भाई ये थी खबरें अब तक। इंतजार कीजिए अगले लेक्चर तक। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन डिटेल और शुरुआत करेंगे प्रॉपर ऑफर से। विल डिस्कस प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप सैनिटाइजिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट ऑडियंस। दिस इज कमलेश साइनिंग ऑफ, बाय, सी यू सून, इनफ फॉर द डे।